Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. वेलकम टू दिस वेरी इम्पॉर्टेंट लेक्चर ऑफ फिज़िक्स। इस लेक्चर के अंदर हम फिज़िक्स के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के साथ विद रीज़न डिस्कस करेंगे, जो कि पास्ट एंट्री टेस्ट एग्ज़ाम्स में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा रिपीट हुए हैं। हम उन एमसीक्यूज़ को उनकी कंप्लीट डिस्क्रिप्शन के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे, जिससे आपके लिए टॉपिक की जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट एमसीक्यू। फर्स्ट एमसीक्यू है द मैग्नेटिक इंडक्शन इज आल्सो कॉल्ड। मैग्नेटिक इंडक्शन इज डिनोटेड बाय बी और ये होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। फ्लक्स को हम फाई से डिनोट करते हैं और एरिया को ए से डिनोट करते हैं। किसी भी सरफेस से जो सरफेस परपेंडिकुलर लाई कर रही होती है उसमें से कितना फ्लक्स, कितनी लाइंस फ्लो हो रही हैं, दैट इज नोन एज मैग्नेटिक इंडक्शन। और इस बिहाफ पे इसको हम फ्लक्स की डेंसिटी भी कहते हैं, बिकॉज इट मेजर्स द डेंसिटी ऑफ अ फ्लक्स फ्रॉम अ स्पेसिफिक सरफेस एरिया। सो इट्स आंसर विल बी फ्लक्स डेंसिटी, बी ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटीज। फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट क्या होगा? फ्लक्स डेंसिटी अभी हमने लिखा है, इसको हम बी से डिनोट करते हैं और ये इक्वल होता है फ्लक्स पर यूनिट एरिया। अगर हम फ्लक्स का यूनिट देखें तो इट इज वेबर और एरिया का होता है पर मीटर स्क्वायर। इट मींस एक चीज तो क्लियर हो गई कि इसका यूनिट वेबर पर मीटर स्क्वायर होगा। बट 1 वेबर इज इक्वल टू न्यूटन मीटर पर एम्पेयर। अगर हम वेबर को इन टर्म्स ऑफ अदर यूनिट्स पुट करें तो इसकी इक्वल होता है, तो हम इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर पर एम्पेयर और साथ पर मीटर स्क्वायर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा न्यूटन पर एम्पेयर एंड पर मीटर, और ये इक्वल होता है टेस्ला के। सो इस तरह 3 पॉसिबल आंसर्स बनेंगे। पहला वेबर पर मीटर स्क्वायर, दूसरा न्यूटन पर एम्पेयर पर मीटर और तीसरा टेस्ला। इट मींस ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर। विच क्वांटिटी इज इंक्रीज्ड इन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में कौन सी क्वांटिटी जो है वो इंक्रीज होती है? स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर के अंदर जो नंबर ऑफ टर्न्स होती हैं सेकेंडरी साइड की वो लेस देन होती है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ प्राइमरी साइड। इसी तरह वोल्टेज भी डिक्रीज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू प्राइमरी साइड, बट जो करंट है दैट इज इंक्रीज्ड अक्रॉस द सेकेंडरी साइड। सो इस तरह से हम कहते हैं कि करंट जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, जबकि वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो डिक्रीज हो जाएंगी और पावर जो है वो आइडियल केस में कांस्टेंट रहेगी। At what angle the magnetic flux will be half of its maximum value? मैग्नेटिक फ्लक्स का आमतौर पे जो फार्मूला हम यूज करते हैं दैट इज फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए। अगर हम इसको इसके मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखें तो ये बन जाएगा बी ए कॉस फाई या कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन बी एंड ए। तो क्वेश्चन ये है कि ये हाफ कब होगा अपनी मैक्सिमम वैल्यू का? तो इसका मतलब है कि ये फाई जो है ये 1/2 हो जाना चाहिए ऑफ इट्स मैक्सिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू जो है वो फाई की मैक्सिमम वैल्यू बी ए के इक्वल होती है, क्योंकि उसमें उस केस में जो कॉस फाई है या कॉस थीटा है वो 1 के इक्वल हो जाता है। तो अगर हम इसको यहाँ पर पुट कर दें तो इट मीन्स कि फाई शुड बी इक्वल टू फाई मैक्सिमम इनटू 1/2। और अगर हम देखें तो इसका मतलब है कि कॉस थीटा को किसके इक्वल होना चाहिए? इट शुड बी इक्वल टू 1/2। अगर हम कॉस को दूसरी साइड पे ले जाएं तो कॉस इनवर्स हो जाएगा, और कॉस के किस एंगल के लिए आंसर 1/2 आ रहा है? दैट इज 60 डिग्री। सो इन दिस वे 60 डिग्री विल बी द आंसर। A constant current of 2.8 एम्पेयर exist in a resistor, the RMS current will be। देखिए ये एक कांस्टेंट करंट की बात की हुई है, यानी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट में जो RMS करंट होता है वो वही होता है जो हम मेजर कर रहे होते हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम करंट होता है दैट इज आल्सो नोन एज RMS करंट। सो वी कैन से दैट RMS करंट इज एक्चुअली द करंट विच इज गोइंग टू बी मेजर्ड। तो इस तरह से 2.8 एम्पेयर होगा। The peak value of AC is 2 under root 2 ampere. Its apparent value will be। Apparent value means RMS value। RMS value को हम measure करते हैं I नॉट over square root 2। Peak value given है that is 2 square root 2, और जब हम इसे square root 2 से divide करेंगे इससे cancel हो जाएगा, so 2 ampere will be the
आंसर। द फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अप्लाइड AC इज 2 किलोहर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी गिवन है और टाइम पीरियड फाइंड करना। वी नो दैट T इज इक्वल टू 1/f। अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला अगर हम यहाँ पे 2 किलोहर्ट्ज पुट कर दें, 2 किलो की जगह 10 पावर 3 पुट करें, इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 0.5 इंटू 10 पावर -3। सो फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर। Okay, next is the power dissipated in a resistor is same for a constant potential difference, and which of the following is correct relationship between V and V naught? We already know that the correct relationship between a peak value and RMS value is V naught over square root 2. This is very simple, ये याद रहना चाहिए क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। स्क्वायर रूट 2 दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, so it is equal to under root 2 times of its RMS value. D option will be the answer. Okay, next is a sinusoidal current has RMS value this. What is the peak value? Peak value find करनी है। We know that RMS value is equal to peak value divided by square root 2. तो अगर हमने peak value find करनी है तो square root 2 दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, multiply. RMS value given है that is 10, और अगर हमें स्क्वायर रूट 2 सॉल्व ना करना है तो इक्विवेलेंट होता है 1.414 का, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 14.14 एम्पेयर। सो इन दिस वे फर्स्ट ऑप्शन विल बी द आंसर। द मीन वैल्यू ऑफ एन साइनोसाइडल EMF ओवर अ साइकिल इज। अगर हम एक साइकिल के लिए साइनोसाइडल EMF की मीन वैल्यू देखें तो ये प्लस ई नॉट और माइनस ई नॉट के दरमियान होती है, और इस तरह जब हम इसकी मीन वैल्यू देखते हैं वैसे मैक्सिमम वैल्यू इस तरह होती है, और मीन वैल्यू के लिए हम दोनों वैल्यूज को ऐड करके उनकी नंबर ऑफ वैल्यूज से डिवाइड कर देते हैं, सो इट बिकम्स 0। इन दिस वे मीन वैल्यू इज 0। द RMS वैल्यू ऑफ अ साइनोसाइडल करंट इज गिवन बाय। अगर हम एक साइनोसाइडल करंट के लिए RMS वैल्यू की वैल्यू देखें तो वो किसके इक्वल होगा? वी नो दैट RMS वैल्यू इज इक्वल टू, इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो दो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं उनका स्क्वायर लेते हैं। ठीक है, मिनिमम वैल्यू इज 0 किसी भी करंट के अल्टरनेटिंग करंट के साइकिल में, और मैक्सिमम वैल्यू आई नॉट, उनका स्क्वायर लेके उनको 2 पे डिवाइड करते हैं, यानी ये मीन स्क्वायर हो जाएगा, और फिर इसका रूट ले लेते हैं तो ये बन जाएगा आई नॉट स्क्वायर ओवर 2, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा आई नॉट ओवर 2 स्क्वायर रूट। सो इस तरह से RMS वैल्यू जो है वो हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। Next is if the instantaneous current in the circuit is given by this equation, then the RMS value of current is। ठीक है, इसके लिए देखें ये हमें एक जनरल फॉर्म जो है वो होती है I is equal to I naught cos थीटा, बट जो हमें फॉर्म गिवन है वो है I is equal to 2 cos ओमेगा t प्लस फाइव। अगर हम इस इक्वेशन को आपस में कंपेयर करें तो I नॉट की जगह जो है वो 2 आ रहा है। इट मीन्स कि I नॉट किसके इक्वल होगा, दैट विल बी इक्वल टू 2 एम्पेयर। सो इन दिस वे अगर हम RMS वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं तो उसका फार्मूला होता है आई नॉट ओवर स्क्वायर रूट 2। तो हम 2 को स्क्वायर रूट 2 से डिवाइड कर देते हैं, 2 को हम एक अल्टरनेटिंग फॉर्म में लिख देते हैं, स्क्वायर रूट 2 को अगर 2 बार लिख दें तो वो भी 2 के इक्वल होता है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और इट मीन्स कि ये आंसर जो है वो स्क्वायर रूट 2 एम्पेयर आ जाएगा। मैग्नेट फॉल्स विद इट्स साउथ पोल अलोंग द एक्सिस ऑफ रिंग, द जनरेटेड इज। यानी अगर हम एक मैग्नेट को देखें तो जो साउथ पोल है वो उसके टुवर्ड्स द रिंग है, जैसे यहाँ पे दिखाया गया ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। अकॉर्डिंग टू लेंज़ लॉ जब हम इस मैग्नेट को गिराएंगे तो इसके अंदर जो रिंग के अंदर करंट इंड्यूस होगा उसकी डायरेक्शन इस तरह होगी कि इसको अपोज कर रहा होगा, यानी इसको अपनी तरफ आने से रोक रहा होगा। तो ये तभी अपोज कर पाएगा जब अगर साउथ की तरफ जो पोल है, रिंग का जो पोल बन रहा है वो भी साउथ हो, यानी ऊपर साउथ और नीचे नॉर्थ। तो अगर हम इस रिंग के अंदर अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें तो हम राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से कर्ल करेंगे कि जो थंब है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ पोल जो है वो नीचे है और साउथ ऊपर है। तो नॉर्थ के लिहाज से हम थंब को एडजस्ट करके फिंगर्स को कर्ल करेंगे तो जो डायरेक्शन बनेगी वो इस तरह से क्लॉकवाइज बनेगी। तो एक चीज तो कंफर्म हो गई कि जो करंट है वो क्या है, दैट इज क्लॉकवाइज। अब हम देखते हैं व्हाट इज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है वो लेस देन जी होगा, क्योंकि जी की जो डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड है और जो ये फोर्स अपोज कर रही है ये अपवर्ड है। इस तरह से जो एक्सेलरेशन होगा इट विल बी लेस देन जी, और इस तरह जो आंसर होगा दैट विल बी सी ऑप्शन। In a closed ring and in an open ring, magnets are falling along the axis of ring. The current generated in a
ए एंड बी हैव डायरेक्शन। ये देखें, पहले हम ए के लिए देख लेते हैं। ये नॉर्थ और साउथ है। जब करंट, ये मैग्नेट इसके अंदर आके गिरेगा तो उस टाइम देखें ये लेंज़ेस लॉ के मुताबिक इसको अपोज कर रहा होगा, और अपोज करने की वजह से यहाँ पर जो ऊपर पोल इंड्यूस होगा वो साउथ होगा और जो नीचे पोल इंड्यूस होगा वो नॉर्थ होगा। तो इस तरह से हमारे पास, अगर हम इस रूल के मुताबिक राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें तो हमारे पास कुछ इस तरह से डायरेक्शन बनेगी, यानी विच मीन्स क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर हम इसको ऊपर से देखें, हमेशा जब करंट को डायरेक्शन को चेक करेंगे तो इस रिंग को ऊपर से देखेंगे तो वो क्लॉकवाइज बनेगी। और अगर हम दूसरी केस में देखें तो इस केस में जीरो होगा, क्योंकि ये जो लूप है ये ओपन है और ओपन पाथ के अक्रॉस जो करंट होता है दैट इज ऑलवेज जीरो। सो क्लॉकवाइज एंड जीरो, विच मीन्स ए ऑप्शन विल बी द आंसर। Okay, the direction of induced current is such that it opposes the every cause। हमेशा induced current अपनी cause को oppose कर रहा होता है, जैसे हमने पिछली examples में देखा। और this is the Lenz's law। A transformer is used to, ट्रांसफॉर्मर का काम क्या होता है, ये किस लिए यूज हो रहा होता है? तो ट्रांसफॉर्मर एक ऐसी डिवाइस है जो हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट या ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज या डिक्रीज कर रही होती है। ठीक है, तो हम इसलिए कहते हैं कि ये एक वोल्टेज को एसी से डीसी में कन्वर्ट नहीं करती, बल्कि ये हमेशा रिक्वायर्ड ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को हासिल करने के लिए यूज होती है। अ स्ट्रेट कॉपर वायर इज मूव्ड, एक स्ट्रेट कॉपर वायर को हम मूव करते हैं इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड सच दैट इट कट्स द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। देन, अगर एक स्ट्रेट वायर जो है वो कट कर रहा हो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को तो क्या इफेक्ट होगा? तो इस केस में देखें, जब भी वायर जो है वो मैग्नेटिक फील्ड को कट करेगा तो उस टाइम जो ईएमएफ है वो फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इंड्यूस हो रहा होगा। बिकॉज अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ईएमएफ उस वक्त इंड्यूस होता है जब किसी भी कंडक्टर में से फ्लक्स जो है वो विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रहा होता है। ओके, नेक्स्ट इज व्हेन अ कॉइल ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड नंबर ऑफ टर्न्स इज रोटेटेड। इसको रोटेट किया जा रहा है इन अ मैग्नेटिक फील्ड विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी। ये कंस्ट्रक्शन बताई हुई है एसी जनरेटर की, जिसके अंदर एक लूप होती है या कॉइल होती है और उसको मैग्नेट्स के दरमियान में जो है वो रोटेट करवाया जा रहा होता है। और इस तरह से उसके बाद बताया हुआ है कि जो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस होगा वो क्या होगा। तो उसके मुताबिक हम इस ईएमएफ का जो फार्मूला है वो देख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी साइन थीटा। और हम चाहते हैं कि ये मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस कब होगी? तो मैक्सिमम ईएमएफ इंड्यूस तब होती है जब ये जो साइन थीटा है वो 1 हो जाता है। ठीक है, जब साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1 फॉर अ स्पेसिफिक एंगल, तो उस केस में ईएमएफ मैक्सिमम होता है और वो इक्वल होता है एन ओमेगा ए बी के। सो इट मीन्स के बी ऑप्शन विल बी द आंसर। Which of the following remains constant in a transformer? करंट कांस्टेंट नहीं रहता, पोटेंशियल या वोल्टेज भी कांस्टेंट नहीं रहता। पावर को अगर हम देखें तो इट इज कांस्टेंट ओनली फॉर आइडियल केस। आइडियल केस में जो है ये कांस्टेंट रहता है। तो अगर हमारे पास दो ऑप्शन दिए हैं, पावर और फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी तो हमेशा ही कांस्टेंट रहनी है। हम अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज का सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे होते हैं, जबकि जो नंबर ऑफ वेव्स होती हैं, नंबर ऑफ साइकिल्स होते हैं, वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। सो इस केस में डी ऑप्शन आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट इज द वोल्टेज इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर आर। अगर हम प्राइमरी और सेकेंडरी की बात करें तो ये प्राइमरी में 200 है और सेकेंडरी में 4 किलो वोल्ट है, यानी 4000। अब हमने बताना है प्राइमरी का करंट गिवन है आईपी, दिस इज इक्वल टू 1 एम्पियर। सेकेंडरी का करंट फाइंड करना है। तो जो वोल्टेज रेशियो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है करंट रेशियो के साथ। इट मींस वीएस ओवर वीपी विल बी इक्वल टू आई पी ओवर आई एस, ये ऑपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे, 4000 ओवर 2000 इज इक्वल टू आई पी की जगह 1 और आई एस वैसे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2। और अगर हमने आई एस फाइंड करना है तो आई एस फाइंड करने के लिए हम लिख सकते हैं 200 ओवर दिस इज इक्वल टू 1/2 एंड 1/2 इज इक्वल टू 0.5। दिस इज इक्वल टू 0.5 एम्पेयर। अगर हम इसको मिली एम्पेयर में चेंज करें तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा 50 मिली एम्पेयर। ठीक है, सो 50 मिली एम्पेयर विल बी द आंसर। ओके, इन द इक्वेशन द नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट। नेगेटिव साइन के यहाँ पे बहुत सारे मीनिंग्स लिए जा सकते हैं। एक मीनिंग ये है कि जो करंट या ईएमएफ है वो अपोज कर रहा होगा कॉज को। दूसरा, ये इक्वेशन लेंजेस लॉ में नेगेटिव साइन जो है ये लेंजेस लॉ को एक्सप्लेन कर रहा है।
तीसरा इसमें यह भी बताया जा रहा है कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो अपोज हो रहा है चेंज ऑफ फ्लक्स के साथ. सो ऑल ऑफ अबव विल बी द आंसर. द टर्न रेशियो ऑफ ट्रांसफॉर्मर इज दिस. टर्न रेशियो को हम आमतौर पे ns over np से डिनोट करते हैं. सो इट इज इक्वल टू 2/3. इफ द करंट इन प्राइमरी इज ip is 3 ampere, the current through load resistance is. We know that turn ratio और वोल्टेज रेशियो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं करंट के साथ. सो हम लिख सकते हैं ns over np is equal to ip over is. तो ns over np की जगह 2/3, ip is 3 और is हमने फाइंड करना है. is को अपोजिट साइड पे ले जाते हैं. अपोजिट साइड पर जाने से ये is आ जाएगा 3 into 2/3, उस साइड पे जाके 3/2 हो जाएगा. सो इट बिकम्स 9/2 and 9/2 is equal to 4.5 ampere. So B option will be the answer. The magnetic field energy in an inductor changes from maximum value to minimum value in 5 milliseconds when the connected to an AC source. The frequencies. Again इसमें हमने frequency find करनी है. Same formula frequency और time period के लिए जो अभी हमने पिछले numericals में से एक में लगाया था. तो 1/5 into 10 power minus 3. 10 पावर माइनस 3 ऊपर आके क्या हो जाएगा 10 पावर प्लस 3. इसको हम यूं भी सॉल्व कर सकते हैं 1000/5 और ये बन जाएगा 200 हर्ट्ज. सो इन दिस वे बी ऑप्शन विल बी द आंसर. द फंक्शन ऑफ अ ट्रांसफॉर्मर इज टू. ट्रांसफॉर्मर का जो फंक्शन है वो क्या है. ट्रांसफॉर्मर हमेशा अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को उनके मैग्नीट्यूड को वेरी कर रहा होता है. तो इसलिए इसका आंसर बी होगा. वन अल्टरनेटिंग वोल्टेज टू अनदर अल्टरनेटिंग वोल्टेज ऑफ डिफरेंट मैग्नीट्यूड. Which of the following will not generate EMF? अगर हम इसमें से देखें तो कौन सी चीज जो है वो जनरेट नहीं करेगी EMF. ये केस स्टेशनरी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि EMF is induced when there is change of magnetic flux. अगर स्टेशनरी है, रेस्ट में है कोई भी चीज, तो उस केस में चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो जाएगा 0. एंड एनीथिंग डिवाइडेड बाय 0 is equal to 0. So in that case there will be no EMF induced. So A option will be the answer. Which of the following does not affect the magnitude of induced EMF? इनमें से कौन सा जो है वो EMF का मैग्नीट्यूड इंड्यूस नहीं करे. अगर हम अकॉर्डिंग टू फेराडेज लॉ EMF का फार्मूला देखें तो इट इज इक्वल टू -n del phi over del t. तो EMF एक तो नंबर ऑफ टर्न्स पे डिपेंड करी है, दूसरा del phi, एंड del phi इज इक्वल टू B into delta A, which means strength of magnetic field and change in between them. और तीसरा टाइम. तो इसमें जो चीज फैक्टर मेंशन नहीं है दैट इज रेजिस्टेंस. सो रेजिस्टेंस पर ईएमएफ जो है वो डिपेंड नहीं करेगी. लेंज़ेस लॉ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ. लेंज़ेस लॉ किस चीज की मैनिफेस्टेशन है. लेंज़ेस लॉ इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. क्योंकि लेट्स सपोज अगर हम एक मैग्नेट को मूव करवा रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अ कॉइल और उस कॉइल के अंदर करंट इंड्यूस हो रहा है, तो उस कॉइल के अंदर जो करंट इंड्यूस होगा, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी, वो कहाँ से आ रही है. वो हमारे हैंड्स की अंदर जो हमारी बॉडी के अंदर मैकेनिकल एनर्जी है उतनी अमाउंट चेंज होगी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन आइडियल केस. तो ओवरऑल जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन है वो होती रहेगी, बट ओवरऑल जो टोटल एनर्जी होगी किसी भी सिस्टम की वो कांस्टेंट रहेगी. दैट्स व्हाई इट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ एनर्जी. ओके, नेक्स्ट इज अ ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड टू लाइट अ 100 watt and 110 volt lamp from a 220 mains. If the main current is this, then the efficiency is. Efficiency, ट्रांसफॉर्मर की efficiency का फार्मूला होता है that is equal to output power. हम उसे in terms of power लेते हैं, क्योंकि आइडियल केस में तो ये दोनों इक्वल होते हैं, लेकिन वैसे आउटपुट पावर इज लेस देन इनपुट पावर. तो इस केस में आउटपुट पावर उसने दी हुई है टू लाइट अ 100 watt लैम्प, यानी आउटपुट पे कितना आना चाहिए 100. वोल्टेज कितने प्रोवाइड कर रहे हैं हम 220 मल्टीप्लाई, क्योंकि ये जो P इन है दैट इज इक्वल टू इनपुट पावर जो है वो प्राइमरी के वोल्टेज मल्टीप्लाई प्राइमरी का करंट हो जाएगा. तो हमारे पास जो प्राइमरी के वोल्टेज है वो 220 वोल्ट है और उसका जो करंट है दैट इज 0.5. तो इनको पुट कर देंगे और ये बन जाएगा 100 over 110 into 100 और इस तरह इसका आंसर आएगा 90. सो द आंसर इज 90%. Efficiency of transformer is approximately 90%. Okay, next is if the current in the primary coil and number of turns are this IP and NP, तो उसमें जो number of turns secondary में है और current है वो ये given है. तो अगर हम NS over NP की रेशियो निकालें, we know that
टर्न रेशियो जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वोल्टेज के साथ, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है करंट के साथ। तो इट मीन्स इस केस में ये आई की रेशियो है वो इन्वर्ट हो जाएगी, ये बन जाएगा आई पी ओवर आई एस। सो सी ऑप्शन विल बी द आंसर। ओके जी, नेक्स्ट इज अ मेटेलिक रिंग इज सस्पेंडेड। एक मेटेलिक रिंग को हम सस्पेंड कर रहे हैं और उसकी वजह से बायरिंग एंड इज केप्ट इन अ वर्टिकल प्लेन। जब हम इस मैग्नेट को टुवर्ड्स द रिंग ला रहे हैं तो उस टाइम क्या इफेक्ट होगा? देखिए, अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ हमने पढ़ा था कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो हमेशा अपोज कर रहा होता है अपने कॉज को। तो यहाँ पे इस रिंग के अंदर जो करंट इंड्यूस हो रहा होगा वो अपने कॉज को अपोज करेगा। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो ये पोल्स इंड्यूस होंगे वो बिल्कुल इस तरह से होंगे कि ये इसको रिपेल करे होंगे। तो रिपेल हमेशा, अगर इसका लेफ्ट पोल नॉर्थ है मैग्नेट का, तो रिंग का राइट पोल क्या होना चाहिए? नॉर्थ। सिर्फ उसी केस में ही एक दूसरे को क्या कर पाएंगे? रिपेल कर पाएंगे। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू लेंज़ेस लॉ हम कह सकते हैं कि इट वुड बी डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द मैग्नेट। ओके, इस क्वेश्चन में है द ग्राफ शोज एन अल्टरनेटिंग करंट ऑफ पीक वैल्यू आई नॉट। यहाँ पे जो पीक वैल्यू गिवन है दैट इज आई नॉट। इट वेरीज विद टाइम। विच एक्सप्रेशन गिव्स द अल्टरनेटिंग करंट? इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो अल्टरनेटिंग करंट को शो करे? तो अगर हम यहाँ पर वन वेव जो कि यहाँ तक कंप्लीट हो रही है इसका टाइम पीरियड नोट करें तो ये दिया हुआ है 2.5 और ये है मिली सेकेंड में। इसके मुताबिक पहले हम फ्रीक्वेंसी फाइंड कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल होती है टाइम पीरियड का। इट मीन्स 1/2.5 इंटू मिली के लिए 10 पावर -3 आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 10 पावर 3 ऊपर आके +3 यानी 1000 बन जाएगा और 2.5। मजीद इस पॉइंट को ख़त्म करने के लिए हम एक जीरो और लगा देंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400। जब फ्रीक्वेंसी हमें पता लग जाएगी 400 हर्ट्ज तो हम उसके मुताबिक करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। I इज इक्वल टू आई नॉट साइन 2 पाई, और 2 पाई के साथ साथ ओमेगा की जगह हम 2 पाई एफ लिखते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा f इंटू टी। एफ की जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे आई नॉट साइन 2 पाई और f की जगह आ जाएगा 400 इंटू टी। एंड वी नो दैट 2 मल्टीप्लाई 400 दिस इज इक्वल टू 800। So this will be the answer. I naught sin 800 pi t. इसका आंसर डी ऑप्शन होगा। Okay जी, in an AC circuit, instantaneous current is minus I naught possible when? Instantaneous current का एक जनरल फार्मूला होता है I is equal to I naught sin omega t. ओमेगा की जगह हम डायरेक्ट लिख सकते हैं I naught into sin 2 pi f t, क्योंकि this is equal to 2 pi f और f इक्वल होता है 1/t। तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/T इंटू टी। अब कंडीशन हमें क्या दी हुई है? अकॉर्डिंग टू दैट कंडीशन जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो क्या है? माइनस आई नॉट। तो हम आई की जगह पे भी क्या पुट कर देंगे? माइनस आई नॉट। और फिर इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व करके देखेंगे कि क्या आंसर आता है। तो अगर हम इस पूरे एक्सप्रेशन को इस लिहाज से सॉल्व करें तो यहाँ पे आई नॉट से पहले कैंसिल होगा, ये -1 हो जाएगा। साइन को हम ऑपोजिट साइड पे लेके आएंगे तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स -1 इंटू 2 पाई ओवर कैपिटल टी मल्टीप्लाई स्मॉल टी। साइन इनवर्स -1 की अगर हम वैल्यू लें तो ये बन जाएगा 3 पाई बाई 2 एंड दिस इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी मल्टीप्लाई टी। ठीक है, पाई पाई से क्या हो जाएगा? कैंसिल। ठीक है, इसको हम बाकी सारी वैल्यूज को, ये जो 2 बाई टी है इसको इधर ले आएंगे तो ये इस साइड पे आके बन जाएगा t बाई 2 इंटू टी। और इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो t की वैल्यू आएगी 3t बाई 4। So in this way 3t by 4 will be the answer. The ratio of EMF across primary coil to the EMF across secondary coil is, we know that कि जो EMF है it is directly proportional to voltage, यानी जितने ज्यादा EMF इंड्यूस होंगे उतने ही वोल्टेज उस एंड पर डेवलप हो रहे होंगे। तो हम जानते हैं कि जो वोल्टेज रेशियो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है करंट रेशियो के साथ। सो इट मीन्स कि जो EMF है दैट विल आल्सो बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद द करंट रेशियो। तो इसलिए अगर हम EMF अक्रॉस प्राइमरी टू द EMF अक्रॉस सेकेंडरी देखेंगे, यानी अगर हम इसी साइड को इन्वर्ट कर देंगे तो ये जो राइट साइड है ये भी इन्वर्ट हो जाएगी और ये बन जाएगी IS ओवर IP। सो दिस विल बी द आंसर। नेक्स्ट, इन स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज इन द सेकेंडरी इंक्रीजेस एंड पावर इन सेकेंडरी। आमतौर पे जो आइडियल केस होता है, आइडियल केस के अंदर जो पावर है इनपुट साइड की वो इक्वल होती है, दैट इज इक्वल टू पावर ऑफ आउटपुट साइड, यानी VP/IP का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज इक्वल टू VS इंटू IS। तो अगर हम वोल्टेज या करंट को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे होते हैं तो उस केस में जो पावर है वो सेम ही रहती है। सो इसके लिए हम आइडियल केस में
ए ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। ओके, इन अ ट्रांसफार्मर हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एडी करंट। इज एडी करंट वो होता है जब भी करंट फ्लो करता है एक्चुअली ड्यू टू फ्लो ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। मैग्नेटिक लाइंस के फ्लो की वजह से जो ट्रांसफार्मर की कोर होती है, कोर ऑफ ट्रांसफार्मर, उसके अंदर करंट डेवलप हो जाता है, क्योंकि उस कोर में से भी फील्ड लाइंस चेंज होती हैं और चेंज होने की वजह से जो करंट डेवलप होता है उसको हम कहते हैं एडी करंट। तो दिस करंट इज डेवलप्ड इन द आयरन कोर ड्यू टू फ्लो ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। डैश इज द एनर्जी एक्सपेंडेड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। वो एनर्जी जो किसी भी सब्सटेंस को मैग्नेट बनाने में या दोबारा से जब हम उसको डीमैग्नेटाइज कर रहे होते हैं तो उस वक्त कुछ एनर्जी कंज्यूम होती है इन द फॉर्म ऑफ लॉस, क्योंकि वो एनर्जी किसी काम की नहीं रहती, वो सिर्फ उसको मैग्नेटाइज करने में या डीमैग्नेटाइज करने के दौरान कंज्यूम हो जाती है। तो दैट इज नोन एज हिस्टैरिसीस लॉस। ओके, नेक्स्ट इज द डायग्राम शोज द ईएमएफ। ये डायग्राम जो है ये हमें ईएमएफ शो कर रही है दैट वेरीज विद टाइम। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड मैक्सिमम वैल्यू। अगर हम यहाँ पर देखें मैक्सिमम वैल्यू, इट इज क्लियर फ्रॉम द गिवन फिगर दैट इज 2 वोल्ट। तो हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम ईएमएफ है दैट इज 2 वोल्ट। लेकिन अगर हम फ्रीक्वेंसी फाइंड करें तो टाइम हमें गिवन है 5 और ये टाइम है मिली सेकेंड्स में। तो फ्रीक्वेंसी इक्वल होता है 1/t और 1/5 इंटू मिली के लिए 10 पावर -3 हो जाएगा। 10 पावर -3 ऊपर आके +3 होगा, इसकी जगह हम 3 जीरोस लगा सकते हैं और ये बन जाएगा 200। So 200 hertz and 2 volt will be the answer. Okay. Virtual value of alternating current is also called root mean square value। जो आमतौर पे हम मीटर से मेजर कर रहे होते हैं, एसी मीटर से, वो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ रही होती है। और ये किसके इक्वल होती है? I = I0 sin ओमेगा t + 5। जो वर्चुअल वैल्यू है, RMS वैल्यू है, दिस इज इक्वल टू पीक वैल्यू डिवाइडेड बाय √2। कि इसका जो आंसर है वो ये होता है, तो इसलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं 1/√2 इंटू I0। लेमिनेटेड कोर इन अ ट्रांसफार्मर इज यूज टू रिड्यूस। लेमिनेटेड कोर जो है वो कौन सा लॉस रिड्यूस कर रही होती है? तो अभी हमने देखा था कि जो एडी करंट्स होते हैं वो किसके अंदर इंड्यूस होते हैं? ट्रांसफार्मर की कोर के अंदर। ठीक है, तो हम उसकी प्रोटेक्शन के लिए उसको क्या कर देते हैं? उस कोर की इंसुलेशन कर देते हैं। और वो इंसुलेशन इस तरह से करते हैं कि हम कोर को सिंगल मटेरियल का होते हुए भी मल्टीपल लेयर्स यूज करते हैं उसकी, और मल्टीपल लेयर्स के दरमियान में इंसुलेशन यूज करते हैं, कोई भी शीट यूज करते हैं जो इंसुलेटिंग होती है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि ये जो प्रोसेस है ये करंट के फ्लो को बहुत हद तक रिड्यूस कर देता है, एंड दैट इज यूज टू रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। ओके, नेक्स्ट इज द पावर लॉस इन अ ट्रांसफार्मर। इज पावर लॉस जो ट्रांसफार्मर के अंदर होता है वो तमाम लॉसेस की वजह से होता है, चाहे वो एडी करंट हो, यानी जो मैग्नेटिक लाइंस के फ्लो की वजह से डेवलप हो जाए विद इन द कोर, चाहे वो मैग्नेटिक हिस्टेरिसिस हो जो मैग्नेटाइज या डीमैग्नेटाइज करते वक्त लॉस हो रहा हो इसकी वजह से भी, चाहे वो रेजिस्टेंस हो कॉइल्स की अपनी रेजिस्टेंस। तो ऑल ऑफ दीज विल बी द आंसर। द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल इज डैश टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन द कॉइल। तो ईएमएफ जो है अगर हम इसका फार्मूला देखें विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन फ्लक्स, तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस वैल्यू। हम कह सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, क्योंकि एन कांस्टेंट है। जब हम कांस्टेंट को हटाते हैं फॉर अ गिवन कॉइल तो उस वक्त ये प्रोपोर्शनल के साइन में चेंज हो जाता है। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, नेक्स्ट इज इन द फिगर कंडक्टर इज मूविंग आउटवर्ड। कंडक्टर जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है और हमने बताना है कि ईएमएफ की क्या डायरेक्शन होगी। जो कंडक्टर है ये बाहर की, अगर हम बाहर के लिए थोड़ा सा बनाने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरह से होगा, यानी जो कंडक्टर की मोशन की डायरेक्शन है वो ये है। और जो मैग्नेटिक लाइंस है, वी नो दैट द मैग्नेटिक लाइंस आर ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। तो इस तरह से मैग्नेटिक लाइंस है नॉर्थ टू साउथ, राइट साइड की तरफ। अब हमने बताना है ईएमएफ की क्या डायरेक्शन होगी। अकॉर्डिंग टू फार्मूला, फोर्स एक्टिंग ऑन अ कंडक्टर और चार्जेस, इट इज इक्वल टू F इंटू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, F इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी, यानी V और B के लिहाज से जो फोर्स है ये परपेंडिकुलर होगी। F इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, और इसके लिए हम राइट हैंड रूल यूज करते हैं टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और ये फोर्स जो है ये वही होगी विच इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ। तो अगर हम राइट हैंड रूल के मुताबिक अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर ये है वेलोसिटी, सेकंड वेक्टर ये है मैग्नेटिक फील्ड।
अगर हम फर्स्ट वेक्टर से सेकंड की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करें तो उस वक्त जो हमारा थंब है ये अपवर्ड डायरेक्शन में पॉइंट आउट कर रहा होगा, ठीक है। द थंब विल पॉइंट आउट इन द अपर डायरेक्शन। तो इस तरह से जो मैग्नेटिक, हम कहते हैं कि जो इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन होगी वो फोर्स के लिहाज से होगी एंड इट इज फ्रॉम बी टू ए। सो इस तरह से बी ऑप्शन विल बी द आंसर। Okay, next is when the rate of change of current is unity, the induced EMF is equal to rate of change of current। ये यहाँ पे एक्चुअली जो हम फार्मूला यूज करेंगे वो सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ वाला यूज करेंगे। इट इज इक्वल टू L डेल्टा I ओवर डेल्टा T, वेयर डेल्टा I ओवर डेल्टा T इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट। और इस इक्वेशन में जो कंडीशन दी गई है दिस इज इक्वल टू यूनिटी, यानी इसकी जगह हम 1 पुट कर सकते हैं। तो इस केस में हम देख सकते हैं कि ये L इंटू 1 जो है ये L के इक्वल हो जाएगा, विच इज द inductance or self inductance of itself। When the magnet is in motion relative to a coil and induced EMF is produced, it does not depend on। अभी हमने देखा था कि induced EMF इन फैक्टर्स पे डिपेंड कर रही होती है, नंबर ऑफ टर्न्स, उसके बाद चेंज ऑफ फ्लक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और चेंज ऑफ फ्लक्स में जो है वो स्ट्रेंथ भी आ जाती है। तो इसका मतलब है कि इंड्यूस EMF रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं कर रही होगी। When a wire loop is rotated in two poles of a magnetic field, the direction of EMF changes once in every। जब भी हम एक वायर को मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान में मूव करते हैं तो EMF की जो डायरेक्शन है वो कब चेंज होती है। देखें, जब भी EMF की डायरेक्शन चेंज होती है तो वो हर हाफ रेवोल्यूशन के बाद होती है। उसकी रीज़न ये है कि फर्स्ट हाफ रेवोल्यूशन के बाद जो EMF है वो मीन वैल्यू से ऊपर होगी प्रोड्यूस, और जो सेकेंड हाफ होगा उसके बाद जो EMF है वो मीन वैल्यू से नीचे होगी, यानी माइनस ई नॉट होगी। तो इस तरह हर हाफ रेवोल्यूशन के बाद जब कॉइल अब फ्लिप करती है तो EMF की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। टू इंड्यूस एन EMF द लिंकेज मैग्नेटिक फ्लक्स, जो लिंकिंग मैग्नेटिक फ्लक्स है वी ऑलरेडी नो दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। तो अगर हम EMF इंड्यूस करना चाहते हैं तो हमें फ्लक्स को चेंज करना पड़ेगा। तो वो फ्लक्स चाहे चेंज इंक्रीज होके हो या डिक्रीज होके हो EMF इंड्यूस होगा। तो इसका आंसर डी होगा, दैट फ्लक्स कैन इंक्रीज और डिक्रीज। इफ द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद द लूप वेरीज एट द रेट ऑफ दिस, अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को देखेंगे इस रेट पर अगर वेरी कर रहा हो तो फिर जो इंड्यूस EMF है वो क्या होगी। मैग्नेटिक फ्लक्स वी नो दैट E इज इक्वल टू N डेल्टा फाई ओवर डेल्टा T। लूप के लिए N 1 हो जाएगा और मैग्नेटिक फ्लक्स की जो वैल्यू है वो बताई हुई है वेबर पर मिनट। तो वेबर पर मिनट के लिहाज से 1 वेबर पर मिनट यानी 1 वेबर ओवर 1 मिनट हम इसको लिख सकते हैं, और ये इक्वल हो जाएगा, अगर हम इसको कन्वर्ट करें मिनट को सेकंड्स में तो ये बन जाएगा 60, और ये आंसर आएगा 1/60, क्योंकि वेबर पर सेकंड इक्वल होता है वोल्ट के। तो EMF विल बी 1/60 वोल्ट अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन। ओके, इफ द टर्न्स इन द प्राइमरी एंड सेकेंडरी, टर्न्स प्राइमरी की NP से डिनोट होती हैं, सेकेंडरी के NS से, प्राइमरी के वोल्टेज को VP से और प्राइमरी के करंट को IP से। आउटपुट पावर फाइंड करनी है। आइडियल केस में वी नो दैट आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर, और इनपुट पावर प्रोडक्ट होती है वोल्टेज और करंट का प्राइमरी के। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे 120 इंटू 3, इट बिकम्स 360 वॉट। तो कुछ वैल्यूज यहाँ पे एक्स्ट्रा दी हुई, हमसे कंफ्यूज नहीं होना। ओके, नेक्स्ट इज द टू इंप्रूव द एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर द फ्लक्स कपलिंग। फ्लक्स कपलिंग का मतलब है ट्रांसफर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस। हमने इसको इस तरह से एडजस्ट करना है कि जो ट्रांसफर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस हैं फ्रॉम प्राइमरी साइड टू द सेकेंडरी साइड ये मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये मैक्सिमम होगा तो उस केस में जो एफिशिएंसी है वो ज्यादा होगी, लॉस कम से कम होगा। तो फ्लक्स का जो लिंकेज है वो बहुत हाई होना चाहिए। ओके, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स ऑफ अ ट्रांसफार्मर हैव 50 एंड 20 टर्न्स, यानी ये NP है और ये NS है। When the primary is connected to 2 volt 9 volt battery, the secondary voltage is, we know that जो वोल्टेज रेशियो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टर्न रेशियो के साथ, यानी VS ओवर VP इज इक्वल टू NS ओवर NP। NS की जगह आ जाएगा 200, NP की जगह 50, VS वैसे ही आ जाएगा और VP की जगह 9। तो ये अगर हम इन वैल्यूज को पुट करें 200 ओवर 50 मल्टीप्लाई 9, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा 5449 are 36. So it means secondary voltage is 36. Thank you so much. That was all for this lecture. I hope so कि इस लेक्चर के अंदर आपके काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये लेक्चर जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो तो वो रिक्वेस्ट यू कि काइंडली आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आइंदा हम आपके लिए बहुत सारी दूसरी यूजफुल वीडियोस जो है वो बना सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।